करना। मौर्य उत्तर काल को क्या कहते हैं, अन्य युग कहते हैं, क्योंकि इस काल में हमें क्या, हमें निश्चित जानकारी, किसी के कालखंड की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। यमन आक्रमण प्रथम सॉरी प्रथम यमन आक्रमणकारी कौन था? डेमिस्ट्रियस था। और डेमिस्ट्रियस ने प्रथम भारतीय क्षेत्र में कब्जा किया। किसने? प्रथम भारतीय क्षेत्र में कब्जा किया और राजधानी बनाया क्या? साकल। साकल राजधानी बना के क्या करना, राज करने लगा। इसी के वंश में एक प्रसिद्ध राजा हुआ, क्या नाम है? मिनांडर था। और मिनांडर क्या इस वंश का शक्तिशाली राजा था। कौन था? मिनांडर था। मिनांडर कौन हराएगा? पुष्यमित्र शुंग हराएगा। कौन हराएगा? पुष्यमित्र शुंग हराएगा। और मिनांडर को एक ग्रंथ है मिलिंद पनु ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? मिलिंद पनु ग्रंथ है। और वो किसने? बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर का क्या वार्तालाप है। क्या किसका? बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर का वार्तालाप है। और इसने क्या बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। उसका अंतिम शासक है कौन है? हिप्पोस्ट्रेटस। कौन है? हिप्पोस्ट्रेटस। इसका एक यमन आक्रमणकारी में एक दूसरा शासक हुआ जिसका नाम है यूक्रेटाइटस। यह यमन का दूसरा वंश था। तो ये क्या शक्तिशाली, इस वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? एंटियालक्लीटस था। तो एंटियालक्लीटस ने क्या किया, जो अपना राजदूत था कौन? हेलियोडोरस। कौन था? हेलियोडोरस, जिसे भागवत के दरबार में था। किसके? भागवत के दरबार में। कहां पर? विदिशा। और वहां क्या किया उसने? क्या किया? भागवत धर्म अपना लिया। क्या? तो भागवत धर्म किसने अपना लिया? हेलियोडोरस ने। और ये खुश होकर ये क्या किया? विदिशा में विष्णु मंदिर और गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। क्या कराया? निर्माण कराया। किसने कराया? हेलियो बार के शक्ति थे। 5 क्षेत्रों में राज्य कर रहे थे। और ये आए कहां से थे? मध्य एशिया से। मेरे साथ एक बार दिवाली करिए, कहां से आए थे? मध्य एशिया से। सर्वप्रथम भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने वाला, यानी मतलब शासन करने वाला शख्स कौन था? तो वो था कौन था? मोगा। मोगा को क्या कहते हैं? महावेज कहते हैं। क्या कहते हैं? महावेज। और ये प्रथम शक विजेता था भारतीय क्षेत्र का। ठीक है, शक विजेता। इसकी राजधानी थी क्या? तक्षशिला। तो इसने एक मोगा शक चला था। क्या चला था? जो कैलेंडर था, कैलेंडर एक मोगा शक भी चला था। क्या चला था? मोगा शक। दूसरा वंश आता है क्षैरात वंश। क्षैरात वंश का संस्थापक कौन था? भूमक था। इसका शक्तिशाली राजा था नेहपान। कौन था? नेहपान। और नेहपान और इसकी राजधानी थी विन्ध्यनगर। कौन सी? विन्ध्यनगर थी। नेहपान को गौतमीपुत्र सतकर्णी हराया गया। किसको? नेहपान को। तीसरा वंश आता है कर्दम वंश। कौन सा? कर्दम वंश। इसका संस्थापक कौन था? यशोमत था। कौन था? यशोमत। इसका शक्तिशाली राजा कौन हुआ? रुद्रदामन हुआ। क्या हुआ? रुद्रदामन। और इसके अभिलेख कहां से आते हैं? गिरनार अभिलेख। कौन सा? गिरनार अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख के से जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? रुद्रदामन की। और ये किसमें? विशुद्ध संस्कृति में लिखा हुआ है। किसमें? विशुद्ध संस्कृति में। और इसे सुदर्शन झील की भी मरम्मत कराई। आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है सुदर्शन झील कहां पर है? कहां पर? गुजरात, यानी जूनागढ़ क्या है? सुदर्शन झील। अंतिम शासक कौन है? नरेश रुद्र सिंह। नरेश रुद्र सिंह को चंद्रगुप्त द्वितीय हरा के इस साम्राज्य को अपने शासन में मिला लेगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय रिपीट करना। और ये मैं बोल देता हूँ वैसे ही साथ साथ। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजल कड़विशेष। कुषाण वंश की संस्थापक कुजल कड़विशेष है। इसने 5 कबीलों को मिलाकर एक कुषाण वंश की स्थापना की। कहां स्थापना करेंगे? चीनी क्षेत्र में स्थापना कराया। चीन का जो पूरी क्षेत्र है वहां से। और वहां से क्या चलते हुए आते हैं और ये भारतीय क्षेत्र में कहां प्रवेश करते हैं। तो यहाँ का जो संस्थापक था कुषाण वंश का, उसका नाम था विम कड़विशेष। तो विम कड़विशेष था। और कुषाण वंश की बात करें, किसकी? कुषाण वंश का। तो पहला अंतरराष्ट्रीय शासक का कौन था? पहला अंतरराष्ट्रीय शासक है या पहला अंतरराष्ट्रीय शासन वंश तो कौन था? कुषाण वंश था। जिसने उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान तक फैला हुआ था और अफगानिस्तान और चीन के पूरे क्षेत्र तक फैला हुआ था। कौन था? कुषाण वंश। तो इसका शक्तिशाली राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क कब शासन गद्दी बैठा? 78 ईस्वी में। और कब तक? 102 ईस्वी तक क्या करेगा? शासन करेगा। जब ये गद्दी बैठा 78 ईस्वी में, तो क्या है? शक संवत का चलाता है। क्या चलाता है? शक संवत कैलेंडर जारी करता है। कौन करता है? कनिष्क करता है। इसकी राजधानी बात करें तो राजधानी कहां? प्रथम पेशावर है। द्वितीय राजधानी कौन सी है? मथुरा। कौन सी है? मथुरा है। कनिष्क ने जो चीन का राजा था कौन था? हान वंश का राजा था। उससे युद्ध होता है। किससे? कनिष्क से। और कनिष्क इसे हरा देता है। और यहां से देखते हो इसके काल में एक चतुर्थ बौद्ध संगति, क्या हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, जो प्रथम सदी में हुई। कहां हुई थी? और ये हुई थी कुंडलवन में। कब हुई? प्रथम सदी में। इसके अध्यक्ष थे कौन? अश्वघोष। और शासक था कनिष्क। और ये चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। और ये जो अश्वघोष की जो बुक है उसे बुद्ध चरित्र कहते हैं। और बुद्ध चरित्र को क्या कहते हैं? बौद्धों की रामायण कहते हैं। जो रेशम मार्ग में अधिकार किसका था? कनिष्क था, जो मध्य एशिया हुए जाता था और उसे मार्ग से व्यापार करते थे। मूर्तिकला की बात करें तो इसके शासनकाल में 2 मूर्तिकला का जन्म हुआ, यानी 2 मूर्तिकला का विकास हुआ। कौन सी? गांधार शैली और मथुरा शैली। कौन सी? गांधार शैली और मथुरा शैली। जैन साथियों, मैं आपका अपना रामेश्वर आरडी अकेडमी से। हमने इससे पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था
यवनों का आक्रमण, शकों का आक्रमण और कुषाणों का आक्रमण। और कुषाण वंश और इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी थी, कौन मुख्य राजा थे, कौन शक्तिशाली राजा था और कौन संस्थापक था, और इनके बारे में इनके शासनकाल में क्या क्या घटना घटित हुई। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश को पढ़ेंगे। जो शुंग वंश था जो मौर्य वंश के बाद आया था, और पुष्यमित्र शुंग ने किसकी, बृहदत्त की यानी मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके ये गद्दी बैठा। कौन, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग क्या था, उसका सेनापति था, और सेनापति था तो उन्हें पता था ये कौन से लुंज टुंज टाइप के थे, शासक थे। अशोक के बाद कोई उनके मौर्य वंश में कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ था, और पुष्यमित्र शुंग ने आसानी से मार के गद्दी से हटा दिया और शुंग वंश की स्थापना की। अब पढ़ते हम शुंग वंश। तो शुंग वंश की चर्चा करें हम, इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी, किसकी कर दी? बृहदत्त की। बृहदत्त की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना करी, शुंग वंश। बृहदत्त किसका था? मौर्य वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक था पुष्यमित्र शुंग। एक ब्राह्मण था, कौन था ये? और ब्राह्मण था तो ये कौन सा? वैष्णव धर्मावलंबी था। कौन था ये? वैष्णव धर्मावलंबी था। वैष्णव धर्मावलंबी था। वैष्णव धर्मावलंबी था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जब गद्दी बैठा तो इसके शासनकाल में क्या हुआ, यवनों के आक्रमण होने लगे, और इसने क्या किया, यवनों को मार मार के बाहर भगा दिया। जो आपने यवन में पढ़ा होगा मिनांडर, तो मिनांडर को किसने? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। और पुष्यमित्र ने यवनों के हराने के उपलक्ष्य में 2 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने किए? 2 अश्वमेध यज्ञ। तो इसने क्या किया, यवनों का दमन किया इसने। और इस उपलक्ष्य में क्या किया इसने? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। क्या कहे? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पर इसने एक सांची स्तूप और बरहूत स्तूप के का अलंकरण कराया। क्या किया? सांची स्तूप और बरहूत स्तूप। सांची स्तूप और बरहूत स्तूप का क्या किया? अलंकरण कराया। पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र था, पुत्री बात करें, कौन था? अग्निमित्र। अग्निमित्र। तो अब शासक बनेगा कौन? अग्निमित्र। थोड़ी अग्निमित्र की बात कर रहे हैं। अब किस बारे में पढ़ेंगे हम? अग्निमित्र के बारे में। सॉरी, जो पुष्यमित्र शुंग था इसके दरबार में, पुष्यमित्र शुंग था तो इसके दरबार में कौन विद्वान रहते थे? तो विद्वान थे पतंजलि। कौन थे?
तो पतंजलि पुष्यमित्र सिंह के दरबार में रहते थे। इनकी एक ग्रंथ है, कौन सा? महाभाष्य। कौन सा ग्रंथ है? महाभाष्य। तो महाभाष्य ग्रंथ किसका है? पतंजलि का है। ऐसे करके कई राजवेद और कई विद्वान अलग अलग शासकों के दरबार में रहते थे। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है ऐसे कि पतंजलि किसके दरबार में विद्वान थे? तो ये पुष्यमित्र सिंह। इनका ग्रंथ पूछ लिया जाता है। पतंजलि ग्रंथ कौन सा है? महाभाष्य ग्रंथ। एक विद्वान थे, आपने सुना होगा, सॉरी विद्वान नहीं, सॉरी कौन थे? वैद्य थे। कौन? जीवक। तो जीवक किसके दरबार में थे? वो बिम्बसार के में थे। किसके में? बिम्बसार के में थे। और बौद्ध के, महात्मा बुद्ध के भी कौन थे? वो वैद्य थे। आपने एक सुना होगा नाम, चरक। मैं एक बार उनकी बात चल रही थी उनके बारे में, थोड़ा सुना दो। कौन? चरक। प्रश्न पूछ लिया जाता है चरक किसके दरबार में थे? तो चरक कौन था? तो ये कंस के दरबार में थे। पर ये चरक थे कौन? वैद्य। कौन थे? वैद्य थे। तो ये राज वैद्य थे। कौन थे? राज वैद्य थे। और ये किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के, यानी दरबार में रहते चरक। चरक की एक बुक है, एक ग्रंथ है, कौन सा? चरक संहिता। चरक संहिता। तो यहाँ कौन है? पतंजलि किसके? महाभाष्य के ग्रंथ में। तो पुष्यमित्र का पुत्र कौन है? अग्निमित्र। अब कौन सा राजा बनेगा? अग्निमित्र बनेगा। कौन बनेगा? अग्निमित्र। कौन बनेगा? अग्निमित्र बनेगा। तो अग्निमित्र ये बड़े प्रेमी आदमी थे। कौन? प्रेम किस्म के आदमी थे। कौन थे? तो एक बुक है इनकी, कौन सी? इनके ऊपर एक बुक ग्रंथ रखा गया है। कौन ग्रंथ है? ग्रंथ का नाम है माल विकाग्नि मित्र। कौन सा? माल विकाग्नि मित्र। माल विकाग्नि मित्र ग्रंथ है। अरे ग्रंथ लिखा किसने है? तो ये लिखा है कालिदास ने। किसने लिखा है? और इनका ये प्रथम नाटक है। क्या ये? सॉरी नाटक है। तो इन्होंने क्या लिखा? प्रथम नाटक कौन सा है? माल विकाग्नि मित्र। कौन है? कालिदास का प्रथम नाटक है। तो आप लोगों को ये माल विकाग्नि मित्र का नाम अर्थ क्या है? तो मालविका है, मालविका के प्रेमिका थी। और अग्निमित्र, और अग्निमित्र कौन था? प्रेमी। तो ये प्रेमी, ये नायक है, नायिका, और ये प्रेमिका। तो यहाँ राजाओं के बारे में क्या होगा? प्रेम ग्रंथ, प्रेम नाटक लिखे जाते हैं, ना कि किसी गरीब के बारे में। तो जो लोग सोचते हैं कि कहानी अपने दिमाग में लेके चलते हैं, हमारा भी कोई प्रेम ग्रंथ लिखेगा, कोई लिखने वाला नहीं है। कि जो सक्सेसफुल होता है हमेशा उन्हीं की कहानी लिखी जाती है। तो पहले क्या हुआ? सक्सेसफुल हो। तो ये कौन है? राजा है। तो राजा के तो ऑटोमेटिक उसकी क्या है? दरबार में रहने कौन? बहुत सारे, तो वो कोई ग्रंथ वगैरह लिखते रहते हैं उनके बारे में। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि कौन है? अग्निमित्र। तो अग्निमित्र का कौन सा ग्रंथ है? मालविका अग्निमित्र। और मालविका अग्निमित्र किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। और ये कौन है? मालविका कौन है? प्रेमिका थी। और ये अग्निमित्र इसका प्रेमी था। तो इसका एक अंतिम शासक था, अंतिम शासक था देवभूति। कौन था? देवभूति कौन था? तो देवभूति था। तो देवभूति की हत्या करेगा कौन? कौन करेगा? वासुदेव करेगा। कौन करेगा? वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी। और देवभूति की हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना की। किसके? नए वंश की। न्यू वंश।
तो न्यू वंश बना था कौन सा? कण्व वंश। कौन सा? कण्व वंश होने। कौन सा? कण्व वंश के संस्थापक उन्होंने वासुदेव बने। कौन बने? वासुदेव। एक बार मैं इसे रिपीट क्या करें, रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे फिर पढ़ते कण्व वंश। शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलना और आपको बहुत इससे हेल्पफुल होगा। पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक है? शुंग वंश का। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर दी? किसकी? बृहदत्त की हत्या कर दी। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र क्या था? एक ब्राह्मण था और ये वैष्णव धर्मावलंबी था। क्या था ये? वैष्णव धर्मावलंबी था। अब ये राजा वैष्णव धर्मावलंबी हो गया, इसके शासनकाल में क्या हुआ? यवनों का आक्रमण हुआ। तो यवनों का दमन किया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और इस उपलक्ष्य में क्या हुआ? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। और इसने क्या किया? सांची और बरहूत स्तूप के क्या किया? अलंकरण कराया। क्या कराया? अलंकरण। पुष्यमित्र के दरबार में कौन रहते थे? पतंजलि रहते थे। कौन? पतंजलि। और पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? महाभाष्य ग्रंथ लिखा। एक थे, आपने सुना होगा, किसका नाम? चरक। तो चरक ने क्या लिखा? एक चरक संहिता लिखी। और चरक क्या थे? एक राजवैद्य थे। ये किसके शासनकाल में थे? ये कनिष्क के शासनकाल में थे। किसके में? कनिष्क के में। इसका पुत्र कौन है? अग्निमित्र। किसका? पुष्यमित्र शुंग का। अग्निमित्र के एक बुक का नाटक है, इसका नाटक का नाम क्या है? मालविकाग्निमित्र। क्या है? मालविकाग्निमित्र। ये कालिदास ने लिखा। क्यों? तो कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है? मालविकाग्निमित्र। जिसमें मालविका है कौन? ये प्रेमिका या नायिका है। और यह अग्निमित्र कौन है? प्रेमी या नायक है। ये इनकी प्रेम कथा है। इसका अंतिम शासक कौन है? देवभूति। किसका? शुंग वंश का। देवभूति की हत्या करेगा कौन? वासुदेव। और वासुदेव ने हत्या करके एक नए वंश की या न्यू वंश की स्थापना करी, कण्व वंश की। किसकी? कण्व वंश की। अब पढ़ेंगे हम कण्व वंश। कण्व वंश के बारे में कुछ कोई विशेष बातें नहीं पढ़ी। इसके हम प्रथम और अंतिम शासक के बारे में थोड़ा जानेंगे और कोई ऐसे विशेष जानकारी है नहीं इसके बारे में। तो संस्थापक कौन था? संस्थापक था वासुदेव। कौन था? और वासुदेव ने किसकी हत्या कर दी? देवभूति की। और देवभूति हत्या करके क्या कर दिया? देवभूति हत्या करके क्या कर दी? कण्व वंश की स्थापना कर दी। इसके अंतिम शासक के बारे में, इसके बाद इसके कण्व वंशों कितने हुए? 4 शासक हुए। क्या हुए? और 4 शासक हुए। 4 शासकों ने कुछ विशेष कार्य नहीं किया, सारे राजकार्य किया, अय्याश की खाए पिए मौज के और निकल लिए। फिर इसका अंतिम शासक आता है। कौन आता है? इसका अंतिम शासक था सुशर्मा। कौन था? कौन है? सुशर्मा। तो अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा। किसका? कण्व वंश का। तो इसकी हत्या कौन कर देगा? तो इसकी हत्या करेगा सिम्मु को। कौन करेगा? ये भी ब्राह्मण है। सिम्मु को हत्या कर देगा। किसकी? यार न्यू वंश की स्थापना करेगा। किसकी? न्यू वंश की स्थापना करेगा, उसका नाम है सातवाहन वंश। कौन सा? सातवाहन वंश की स्थापना करेगा। कौन करेगा? सिम्मु करेगा। यहाँ देख रहे हैं, आप अपनी शक्ति का कहीं प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आपको क्या, जो आपके विपक्षी हैं या जो आपको मौका देकर जो गिराना चाहते हैं वो तुम्हें गिरा देंगे। तो जीवन में एक बार क्या शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि इसके अंदर क्या ताकत है, यानी ये सफल व्यक्ति है। तो आपके जो विपक्षी लोग हैं वो तुमसे अपने आप ही दूर रहेंगे। तो यानी
कर्ण वंश का क्या अंतिम शासक सुसुर माता, और हत्या कर दी किसने? सिमुक ने। और एक नए वंश की स्थापना कर दी, सातवाहन वंश। तो अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश की बात करें हम, इस वंश को आंध्र भृत्य वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्र भृत्य वंश भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका शासन क्षेत्र था वो कहां था? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के आसपास था। तो इसे क्या कहते हैं इस वंश को? आंध्र भृत्य वंश। तो पूछ लिया था आंध्र भृत्य वंश किसे कहते हैं? सातवाहन वंश। तो संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है सिमुक। कौन है? सिमुक। सातवाहन वंश की बात करें तो एक है मात्र सत्तात्मक था। कौन था ये? मात्र सत्तात्मक क्या है? शासन चलता है, मात्र सत्तात्मक शासन है। तो क्या? सातवाहन वंश, क्योंकि यहाँ क्या माताओं की राज चलती है। और सातवाहन वंश की क्या राजधानी देखते हो क्या? तो राजधानी है इसकी प्रतिष्ठान। कहां? पूछ लिया था कई बार प्रश्न कि सातवाहन वंश की राजधानी कहां है? तो कहां पर है? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहां है आज की स्थिति देखें तो? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। और सातवाहन वंश को इसे एक अलग नाम से भी जाना जाता है, आंध्र भृत्य। आंध्र भृत्य नाम से किसे? सातवाहन वंश को जाना जाता है। तो इसका एक अलग नाम है। क्या नाम है? आंध्र भृत्य। इसका एक राजा हुआ था जो सतकर्णी प्रथम था। कौन था? इसकी बात देखते हैं, कौन राजा बनेगा? सतकर्णी प्रथम। तो सतकर्णी प्रथम, इसकी एक पत्नी थी, उनका नाम था नागनिका, और इनके दो पुत्र थे। और ये दो पुत्र थे तो सतकर्णी प्रथम क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनके दो पुत्र थे, तो दो पुत्रों को क्या किया? तो नागनिका ने अपने पुत्र को क्या गद्दी बिठाया, और उसके संरक्षक के तौर पर किसने शासन किया? नागनिका ने किया। किसने? नागनिका ने। तो इसीलिए कहते हैं तो जो सातवाहन वंश था क्या था? मात्र सत्तात्मक था। तो यहाँ माताओं चलती थी। और जो लोग कहते हैं महिलाएं कमजोर होती हैं, तो अपने इतिहास को उठा के देखिए, कितनी ना जाने महिलाओं ने जिन्होंने शासन किया और अच्छे से और शासन किया, और इसे प्रजा भी खुश हुई और उसका रक्षा भी की अपने राज्य की। तो यहां देखते हो सतकर्णी प्रथम, इसकी पत्नी का नाम क्या है? नागनिका। नागनिका पत्नी थी। इनके पुत्र कितने? दो पुत्र हैं। इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। किसकी? सतकर्णी की। तो मृत्यु हो जाएगी, तो अब शासक कौन चलाएगी? नागनिका चलाएगी, संरक्षिका तौर पर। किसमें? संरक्षिका तौर पर नागनिका क्या है? शासन चलाएगी। जो नागनिका का है, इसका एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? नाना घाट अभिलेख। कौन सा? तो नाना घाट अभिलेख नाना घाट अभिलेख किसका है? नागनिका का है। किसका? नागनिका का। और यहां से हमें सबसे पहले हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती है वो किसमें लिखा है? वो नाना घाट अभिलेख में लिखा है। किसमें? नाना घाट अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि
ब्राह्मणों को, किसको, ब्राह्मणों को भूमि दान के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही, कहां से हो रही है, नानाघाट अभिलेख से। जो सतकर्णी प्रथम था, इसके बाद 17 राजा और हुए, और वे, उनके बारे में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं है। फिर इसके बाद आता है एक राजा हाल, नाम सुनवा, तो हाल राजा कौन था, प्रश्न पूछ रहा है हाल किस वंश का था, तो वो सातवाहन वंश का था। जो हाल था, इसके दरबार में एक विद्वान रहता था, कौन था, तो विद्वान था गुणाद्य, क्या नाम था, गुणाद्य नाम का एक विद्वान था, कौन था, गुणाद्य नाम का एक विद्वान था। और उसका एक ग्रंथ था, यानी बुक थी, यानी ग्रंथ, तो ग्रंथ था बृहत कथा, कौन सा, तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो बृहत कथा ग्रंथ किसने लिखा है, तो वो गुणाद्य ने लिखा है। गुणाद्य किसके दरबार में, हाल में, किसके, हाल गया। इसका एक और ग्रंथ है इसका, हाल का। प्रश्न पूछ लिया जाता है, गाथा सप्तशती ग्रंथ कौन सा, गाथा सप्तशती ग्रंथ किसका है, तो वो हाल का ही है। गाथा, चलो ऊपर लिखता हूं, कौन सा ग्रंथ है, हाल का। तो इसका ग्रंथ है गाथा सप्त, गाथा सप्तशती ग्रंथ। तो और इसकी रचना किसने की, हाल ने की, किसने, एक बार इसको हम फिर रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे चलते हैं, और मेरे साथ साथ इसका रिवाइज करना कि इसकी बात कर रहे हैं हम, कण्व वंश की कर रहे हैं, किसके, कण्व वंश की। इसका संस्थापक तो कौन था, वासुदेव था। और वासुदेव के हुए तो पूरे कण्व वंश को कितने, 4 शासक हुए, कितने हुए, 4 शासक, जिस संस्थापक कौन था, वासुदेव। और जो इसका अंतिम शासक कौन था, वो सॉरी, इसका संस्थापक कौन था, वासुदेव था। वासुदेव ने किसी देवभूति की हत्या कर दी, कौन की, देवभूति हत्या करके गद्दी बैठा। और देवभूति किस वंश का था, शुंग वंश का। तो शुंग वंश का अंत करके कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव ने की थी। और इसके कितने, 4 संस्थापक थे, 4 शासक थे, सॉरी। तो जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक कौन है, सुशर्मा है, कौन है, सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या कर देगा कौन, सिमुक। और सिमुक इसकी हत्या करके क्या करेगा, सातवाहन वंश की स्थापना करेगा, किसकी करेगा, सातवाहन वंश की स्थापना करेगा। संस्थापक देखें तो संस्थापक कौन है इसका, सिमुक हुआ। इसकी राजधानी क्या है, प्रतिष्ठान, किसकी, सातवाहन वंश की। और सातवाहन वंश को एक अलग वंश के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आंध्र वृत्त वंश, क्या कहते हैं, आंध्र वृत्त वंश। और सातवाहन वंश एक कौन सा, मात्र सत्तात्मक वंश है, क्या, मात्र सत्तात्मक। इसके शासनकाल में एक राजा हुआ सतकर्णी प्रथम, और जिसकी एक पत्नी थी, क्या नाम था इसका, नागनिका। और इसके क्या, 2 पुत्र थे। तो इसकी क्या, इनकी क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर कौन, नागनिका संरक्षिका के तौर पर क्या शासन चलाती है। और जो नागनिका का अभिलेख कौन सा, नाना घाट अभिलेख, कौन सा, नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख से हमें क्या प्राप्त होती है, ब्राह्मणों को भूमि दान करने की जानकारी प्राप्त हो रही है, कहां से हो रही है, नाना घाट अभिलेख से। इसके वंश में एक राजा हुआ, कौन सा, हाल। हाल और ये सतकर्णी के बीच में कितने राजा हुए, 17 राजा और हुए। उनके बारे में जानकारी नहीं करनी हमें, इसके बारे में। तो हाल हुआ, तो हाल के दरबार में एक कौन था, विद्वान था, इसका नाम था गुणाद्य। और गुणाद्य का एक ग्रंथ था, कौन सा, बृहत कथा। तो बृहत का किसका है, गुणाद्य का। यहां देखते हैं, तो हाल ने एक रचना की थी, किसने की, हाल ने। तो हाल ने रचना किसी की, गाथा सप्तशती की, किसकी रचना की, गाथा सप्तशती की। अब आगे पढ़ते हैं हम इसमें, सतकर्णी प्रथम, सॉरी सतकर्णी सेकंड।
अब इसका शासन आएगा, जो इस वंश को क्या अंधकार से प्रकाश में लाएगा, और वो सबसे शक्तिशाली राजा किसका, सातवान वंश का, जिसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या नाम था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतकर्णी, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था, ये सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके बारे में बात करें, किसके बारे में, इसकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था गौतमी वल्लभी। तो गौतमी वल्लभी से गौतमी लेके गौतमी पुत्र सतकर्णी हो गया, किसका नाम इसकी का, तो सेकंड था, क्या नाम था, गौतमी वल्लभी। गौतमी वल्लभी था। जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था, इसने क्या किया, शकों का नाश किया, यानी शकों की विजय की इसने। और शकों पर विजय की, तो शक कितने, 3-4 अलग अलग राज्यों में शक राज कर रहे थे, तो इसने क्या किया, जो छैरात वंश है, कौन सा, छैरात वंश का था शासक था कौन, नेहपान। तो नेहपान को किसने, इसने गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हरा दिया, और इसने क्या किया, शकों पर विजय प्राप्त कर दी, और छैरात वंश का क्या करके इसने नाश कर दिया। इस विजय उपलक्ष्य में इसने बेड़ा कटक नगर की स्थापना की, किसकी, तो बेड़ा कटक नगर की स्थापना कौन कर रहा है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और बेड़ा कटक नगर की स्थापना शक पर विजय उपलक्ष्य कर रहा है, और इसी ने एक उपाधि धारण कर ली, इसीलिए बेड़ा घाट की, किसकी उपाधि धारण कर ली, जो इसके विजय यानी गौतम पुत्र सतकर्णी की विजय के बारे में कहां से प्राप्त होती है, तो नासिक अभिलेख है, कौन सा, नासिक अभिलेख। प्रश्न पूछ लिया जाता है नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, वो गौतम पुत्र सतकर्णी से है, किसका संबंध है, गौतम पुत्र सतकर्णी के। तो नासिक अभिलेख से हमने क्या, इस शक विजय की प्राप्त हो रही किससे, नासिक अभिलेख से। नासिक अभिलेख से हमें क्या हो जानकारी प्राप्त हो रही है, और इस अभिलेख में क्या लिखा है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के 3 समुद्रों का पानी पीते थे, यानी 3 समुद्रों का पानी पीने का मतलब जानते हो, इसमें क्या लिखा है, इसमें 3 समुद्रों के घोड़े किसके, गौतमी पुत्र सतकर्णी के। इसका मतलब ये नहीं है पानी पीते हुए घूमते थे, इसका मतलब था कि गौतम पुत्र सतकर्णी का शासन, जैसे भारत का दक्षिण क्षेत्र देखते भारत का, ये कौन सा दक्षिण क्षेत्र है, तो ये इधर क्या अरब सागर है, इधर क्या है बंगाली खाड़ी है, और यहाँ का है हिंद सागर है, कौन, तो ये क्षेत्र था ना इसका, ये क्षेत्र था किसका, गौतम पुत्र सतकर्णी का, तो इसलिए कहते हैं इसका 3 समुद्रों का पानी पीते, अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद सागर। जो इसके एक और जानकारी प्राप्त होती है हमें, जो नासिक के पास जोगल थम्बी नामक ग्राम में एक क्या हुआ, सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ, क्या हुआ, सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ। तो उस ढेर में क्या था
जो एक तरफ थे जो गौतमपुत्र सतकर्णी की आकृति यानी उसके अगर चिन्ह बने हुए थे, और एक तरफ थे नेपान के। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसने किसी को नेपान को हराया था, और नेपान को हरा के उसमें उसके शासनकाल में उसके शासन में ही क्या हुए वो सिक्के चलवाए, किसने? गौतमपुत्र सतकर्णी ने। तो सिक्कों का ढेर प्राप्त कहां से हो रहा है हमें? तो सिक्कों का ढेर प्राप्त हो रहा है हमें कहां से? जोगल थम्बी नामक कौन सी जगह? जोगल थम्बी नामक जगह पर। और ये कहां पर है? ये नासिक में। कहां पर है? नासिक में। सिक्कों का ढेर प्राप्त हो रहा है, और ये किससे संबंध है? नेपाल से संबंध है। किससे? नेपाल से। बस पूछ लिया जाए कि सिक्कों जो जो गौतमपुत्र सतकर्णी की आकृति वाले सिक्के का ढेर कहां से प्राप्त हुआ? तो वो कहां से हो रहा है? नासिक से प्राप्त हो रहा है, और जोगल थम्बी से। तो इसका अंतिम शासक था करते हैं, और हमारे साथ साथ रिवाज करिए। तो गौतमपुत्र सतकर्णी सबसे शक्तिशाली शासक था सातवाहन वंश का। इसकी माता का नाम क्या था? गौतमी वल्लभी। क्या नाम था? गौतमी वल्लभी था। इसने क्या किया? शकों पर विजय प्राप्त की और शकों का नाश कर दिया। तो किस शक राजा पर की थी? वो नेपाल पर की थी। नेपाल किस वंश का था? चेरात वंश, यानी चेरात शक था, उस वंश का नाश कर दिया। और इसकी जो शक विजय थी, इसका उपलब्ध इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? नासिक अभिलेख से। यानी इसकी जो विजय थी इनकी जानकारी प्राप्त होती है हमें नासिक अभिलेख से। जो इसमें लिखा है कि इसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। किसका? 3 समुद्र का मतलब है अरब सागर, बंगाली खाड़ी और हिंद सागर। इसका ये क्षेत्र क्या है? शासन क्षेत्र था। किसका? गौतमपुत्र सतकर्णी का। जो सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ, किसका? सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ वो किसका? जोगल थम्बी नामक जगह। कहां पर? नासिक में। और ये यहां से क्या हुआ? ये सिक्कों का ढेर प्राप्त हो रहा है, और जिसमें गौतमपुत्र सतकर्णी की आकृति चिन्हित है। जिसका अंतिम शासक था पुलयामी चतुर्यामी। कौन था? पुलयामी चतुर्यामी था अंतिम शासक। जो इसका एक राजा का नाम होता है ब्राह्मण या एका। तो आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है एका या ब्राह्मण कैसे कहते हैं? उसमें 4 ऑप्शन देंगे, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, बृहदत्त और गौतमपुत्र सतकर्णी। तो उसमें किसका नाम है? गौतमपुत्र सतकर्णी का। तो एका ब्राह्मण कैसे कहते हैं? गौतमपुत्र सतकर्णी को। और इसका सर्वप्रथम जो शीशे के सिक्के चलाए थे वो सातवाहन वंश ने चला। किसने? सातवाहन वंश ने। और सातवाहन वंश ने चांदी, तांबा, कांसा और प्लेटिन के सिक्के भी चलाए थे। और इसकी राज की भाषा देखें तो राज की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। और ये सातवाहन वंश वंश कौन सा था? मात्र सत्तात्मक वंश था। कौन सा? सातवाहन वंश। ये हमारी जीएस की सीरीज चल रही है, इसमें आपको वीडियो और इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री उपलब्ध कराई जाती है। और जो इसकी पीडीएफ है हमारा आरडी टेलीग्राम आरडी एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, और जो उसकी जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां से इसकी क्या है वो पूरी पीडीएफ आप उसको वहां से प्राप्त कर सकते हो। हमने स्टार्ट कर रहे हैं जो ये 1 डे 1 क्वेश्चन। जो 1 क्वेश्चन होगा वो करंट अफेयर का होगा, और जो उसके स्ट्रेटेजी के संबंधित क्वेश्चन होंगे वो भी उसमें कराए जाएंगे। और ये हमारी एक शॉर्ट वीडियो आएगी। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे जो इस कोर्स से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल आरडी एकेडमी चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। जय हिंद साथियों।